हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर्धन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवर्धन। उससे पहले कुछ जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उसकी सहायता से ही हम आवर्धन सूत्र को साबित करेंगे। इतना ही नहीं, दर्पण सूत्र जब साबित करेंगे उसमें भी इसकी सहायता ली जाएगी। ठीक है, तो वो बातें क्या है, वो महत्वपूर्ण बात क्या है, उसका है ना हम उल्लेख कर रहे हैं। पहली बात जो है वह यह है कि अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण में याद रखिएगा फोकस दूरी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, याद रखिएगा इस बच्चों को बात ऐसे वह ना, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये जो होती है दोनों ऋणात्मक होती है। क्या होती है? दोनों ऋणात्मक होती है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात यह है बच्चों कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, वक्रता त्रिज्या, ये दोनों क्या होती है? दोनों धनात्मक होती है। दोनों क्या होती है? धनात्मक होती है। इस बात को याद रखिएगा। पहली बात कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और दूसरी बात, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। तीसरी जो बात है, याद रखिए बच्चों, वस्तु दूरी जो होती है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस बात को याद रखिएगा। वस्तु दूरी जो होगी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वस्तु दूरी जो होती है हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, उसके बाद चौथी जो बात है उस बात को याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब तो दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो दूरी होती है ना, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो याद रखिए बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जबकि काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना, उसकी दूरी याद रखिएगा, उसकी दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। यह बात याद रखिएगा, यह होता है दर्पण में। किसमें होता है? दर्पण में। खासकर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दर्पण में याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। यह खासकर दर्पण के लिए। ठीक है, लेंस में फिर यह चेंज भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसे दर्पण की बात हम कर रहे हैं। दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। बिल्कुल स्पष्ट है। पांचवी जो बात बच्चों, पांचवी बात वो यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। याद रखिएगा, वास्तविक जो प्रतिबिंब होती है, वास्तविक प्रतिबिंब यह उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। याद रखिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसी कारण क्या होता है? इसका जो आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन, वो याद रखिएगा वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसलिए इसका क्या होता है? आवर्धन। इसलिए आवर्धन इसका क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद छठी जो बात है वो यह है बच्चों कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अब देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो सीधा होता है, इसलिए इसका जो आवर्धन जो होता है ना, वह इससे धनात्मक होता है। आवर्धन जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 जानकारी की बातें थी जो आपको बताना आवश्यक था, क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे? दर्पण सूत्र और इसे आवर्धन सूत्र को साबित करेंगे। और टॉपिक है आवर्धन, इसमें आवर्धन सूत्र साबित करेंगे। उसमें इसकी आवश्यकता हो सकती थी, इसलिए पहले आपको हम बता दिए। फिर से एक बार बता देते हैं कि अवतल दर्पण जो होती है उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? धनात्मक होती है। तीसरी बात जो है वो यह है तीसरी बात यह है कि वस्तु दूरी जो होता है हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चौथी बात यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। पांचवी बात जो काफी इंपोर्टेंट बात है यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है, इसलिए इसका आवर्धन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। छठा बात यह है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वो सीधा होता है, इसलिए इसका आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। इसलिए इसका आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। अब बच्चों आपको हम ये बता दें, कुछ संकेत, कुछ प्रमुख संकेत होता है जिसकी सहायता से हम लोग है ना, जब ऐसे सूत्र साबित करते हैं तो उसके जगह पे है ना उसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं। जैसे फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी को हम लोग एफ के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा? एफ के द्वारा, स्मॉल एफ। फोकस दूरी को स्मॉल एफ के द्वारा। उसी प्रकार वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर के द्वारा क्या करते हैं? दिखाते हैं।
फोकस दूरी को स्मॉल एफ के द्वारा, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर या स्मॉल आर के द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं। वस्तु दूरी जो होता है, वस्तु दूरी को याद रखिए बच्चों, वस्तु दूरी को हमेशा युग के द्वारा दिखाएंगे, इसके द्वारा, युग के द्वारा। और प्रतिबिंब जो दूरी होती है, प्रतिबिंब जो दूरी होता है उसको हम लोग इसे भी के द्वारा दिखाएंगे, किसके द्वारा दिखाएंगे, भी के द्वारा। बिल्कुल स्पष्ट है। चार बात याद रखिए, चार संकेत जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपयोग होगा। वो यह है फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ के द्वारा सूचित करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, एफ के द्वारा। वक्रता त्रिज्या किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, वक्रता त्रिज्या को है से कैपिटल आर या स्मॉल आर के द्वारा व्यक्त करेंगे। वस्तु दूरी है उसको किसके द्वारा, तो यू के द्वारा, स्मॉल यू के द्वारा। अब प्रतिबिंब जो दूरी है उसको किसके द्वारा, भी के द्वारा से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इन सभी बातों की जानकारी आपको होना आवश्यक है, क्योंकि इसकी सहायता से हम सूत्र साबित करने वाले, क्या करने वाले हैं, सूत्र साबित। तो सूत्र में इसकी वजह से उपयोगिता आएगी, इसकी आवश्यकता होगी, इसकी जरूरत होगी, इसलिए पहले हम आपको यही सब बताते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह काफी अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह अगर आपको जानकारी है तो 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आप एग्जाम में निकाल सकते हैं, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, चाहे 12th के स्टूडेंट हो, 1 से 2 नंबर यहाँ से आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आवर्धन, क्योंकि मेरा तो टॉपिक तक आज के क्लास का आवर्धन। ठीक है, तब हम लोग चर्चा करेंगे आवर्धन के बारे में कि आवर्धन क्या होता है। देखिए बच्चों, टॉपिक है आवर्धन कि आवर्धन क्या होता है। याद रखिएगा, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन। बिल्कुल स्पष्ट में है आवर्धन क्या है। अगर क्या आवर्धन क्या है तो याद रखिएगा, आवर्धन दर्पण में भी निकलता है और इसे लेंस में भी निकलता है, दोनों के लिए सेम ही परिभाषा है। याद रखिएगा, आवर्धन जो होता है, आवर्धन किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को एम अक्षर के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, स्मॉल एम के द्वारा, कैपिटल एम के द्वारा नहीं, स्मॉल एम के द्वारा सूचित किया जाता है। एक कैपिटल एम के द्वारा कोणीय आवर्धन को सूचित किया जाता है, जो आप क्लास 12 में पढ़िएगा। क्लास 10th में यह पढ़ना है कि आवर्धन, तो और आवर्धन को स्मॉल एम के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा, आवर्धन जो होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। याद रखिए बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। आवर्धन, आवर्धन क्या है, आवर्धन का मतलब यह होता है आवर्धित करना, बड़ा करना। और यहाँ पर वास्तविक आवर्धन क्या है, तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है और वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसी को, उसी का जो अनुपात होता है उसी को आवर्धन करते हैं। आवर्धन को एम अक्षर के द्वारा डिनोट किया जाता है, स्मॉल एम के द्वारा डिनोट करते हैं। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच आई और वस्तु की ऊंचाई को एच ओ के द्वारा क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। याद रखिएगा, एम बराबर एच आई बटे एच ओ, क्या होता है, एम बराबर एच आई बटे एच ओ। बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए बच्चों, एम बराबर एच आई बटे एच ओ आया, यह होगा एच आई, मतलब ऐसे ये होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच ओ जो हुआ ये हुआ वस्तु की ऊंचाई। क्या हुआ, वस्तु की ऊंचाई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एच आई का मतलब क्या हुआ, तो कहिएगा एच आई का मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज, मतलब इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच ओ का मतलब हुआ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की ऊंचाई हो गई। बिल्कुल स्पष्ट है। अब बच्चों आपको हम यह बता दें कि आवर्धन जो होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है इससे प्लस में आवर्धन और एक होता है माइनस में, अर्थात एक होता है धनात्मक आवर्धन और एक होता है ऋणात्मक आवर्धन। क्या होता है, एक होता है धनात्मक आवर्धन और एक क्या होता है, ऋणात्मक आवर्धन। तो दर्पण का भी हम पढ़ रहे हैं, दर्पण में साबित करें, आवर्धन सूत्र साबित करेंगे, तो उसमें ऐसे जो आवर्धन जो होता है उसमें दो प्रकार के आवर्धन होता है। तो पहली चर्चा हम करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए और दूसरी चर्चा करेंगे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर अभी जो एम बराबर एच आई बटे एच ओ आया है, अगर वो प्रतिबिंब ऐसे वास्तविक बनता होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, और प्रधानक जीवन क्या बनता है, नीचे बनता है।
तो प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा उल्टा होगा तो वह ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक वाला मान ऊपर रखेंगे। अब वस्तु दूरी हमेशा धनात्मक होता है, प्रधान अक्ष ऊपर होता है, वो हमेशा प्लस में होता है। तो माइनस प्लस में ये क्या हो जाएगा माइनस। इसलिए याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसका आवर्धन क्या होता है, क्या होता है ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब आवर्धन क्या होता है ऋणात्मक होता है। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से तो महत्वपूर्ण बात निकलेगी। वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्या होता है ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसका आवर्धन क्या होता है ऋणात्मक होता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या है काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, आवर्धन वह धनात्मक होता है। वो क्या होता है धनात्मक होता है। तो दो महत्वपूर्ण बात, पहला जो बात है वह है वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वो कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसका आवर्धन जो होता है वो क्या होता है ऋणात्मक होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसका आवर्धन क्या होता है धनात्मक होता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रधान अक्ष के नीचे बनता है। तो प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा तो ऋणात्मक हो गया, तो एच आई का मान ऋणात्मक, और एच ओ हमेशा पॉजिटिव होगा, प्रधान अक्ष ऊपर रहता है। तो माइनस प्लस मिलकर माइनस, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन हो गया क्या ऋणात्मक। दूसरी बात, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसका जो ऊंचाई होता है वो प्रधान अक्ष के ऊपर ही रहता है। तो प्रधान अक्ष ऊपर में एच आई हो गया, एच आई के मान में प्लस में होता है, और एच आई तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यह भी प्लस में है। तो दोनों प्लस प्लस मिलकर प्लस होता है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है धनात्मक होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आवर्धन क्या है तो स्पष्ट रूप से समझाइएगा कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु के बिंब की ऊंचाई अर्थात वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को एम के द्वारा डिनोट किया जाता है जो एच आई बटे एच ओ के बराबर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है धनात्मक होता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। अब हम लोग साबित करेंगे आवर्धन सूत्र। क्या साबित करने वाले हैं, आवर्धन सूत्र जो होता है m बराबर माइनस v बटे u के बराबर। यही अब हम साबित करेंगे, दो दर्पण में साबित करेंगे, अवतल दर्पण में भी साबित करेंगे और उत्तल दर्पण में भी साबित करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद ही आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि m बराबर माइनस v बटे u कहाँ से आया, कैसे साबित होता है। एक ही वीडियो में हम पूरा क्लियर कर चुके हैं कि आवर्धन क्या है, अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र कैसे साबित होता है, उत्तल दर्पण में आवर्धन सूत्र कैसे साबित होता है। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र m बराबर माइनस v बटे u को कैसे साबित किया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है, तो चलिए देखते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे पहला स्थिति जो है वह है अवतल दर्पण। क्या है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र, अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र को साबित करें। क्या देख रहे हैं, कहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र को साबित करें, जो क्या होता है m बराबर माइनस v बटे u होता है, जहां v क्या है प्रतिबिंब दूरी है, u क्या है वस्तु दूरी है। इसको हम क्या करेंगे साबित करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे फिगर बनाएंगे अवतल दर्पण का, इस दर्पण का अवतल। और वो पता ही होगा अवतल दर्पण का फिगर बनाने के लिए बाहर से पेंट किया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट, किधर से पेंट करेंगे, बाहर से। हम क्या करेंगे पेंट करेंगे, बाहर से पेंट करते हैं। और क्या हो गया प्रधान अक्ष, क्या हो गया प्रधान अक्ष को एक्स वाई के द्वारा क्या किया जाता है सूचित किया जाता है। प्रधान अक्ष को एक्स वाई के द्वारा क्या किया जाता है सूचित किया जाता है, प्रधान अक्ष को एक्स वाई के द्वारा, एक्स वाई के द्वारा प्रधान अक्ष क्या करते हैं सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यह हो गया ध्रुव, यह हो गया फोकस और यह हो गया वक्रता के। वैसे इसकी कोई आवश्यकता वैसे है नहीं वक्रता के लिए, फिर भी ऐसे एक ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक वस्तु को खड़ा कर रहे हैं, वस्तु को एक वस्तु को खड़ा करिए। वस्तु की ऊंचाई है ए बी, या ए बी वस्तु है, इसकी ऊंचाई है एच ओ। क्या ऊंचाई है एच ओ। अब यहाँ से किरण चलेगी, एक किरण देखिए कैसे चलेगी, देखिए कैसे चलेगी, और क्या होगी फोकस होकर निकल जाएगी। आपको पहले से पता होगा, क्योंकि प्रधान के समांतर जो किरण चलती है वो क्या होती है फोकस से होकर निकलती है। दूसरी किरण देखिए बच्चों कैसे चल रही है, पी से चल रही है, दूसरी किरण पी से चल रही है, यहाँ से लेकर ऐसे लौट जाएगी, दूसरी किरण लौट जाएगी।
दोनों किरण एक दूसरे को कहाँ पे काटी है, यहाँ पे दोनों किरण एक दूसरे को काटी है, ठीक है, यहाँ पे काटी है। यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। मान लेते हैं कि ये वस्तु जो है, ये वस्तु जो है, इसकी ऊंचाई कितना है, एच आई। वस्तु क्या है, इसकी ऊंचाई हो गया एच आई, बिल्कुल स्पष्ट है। क्या किए हैं, माना कि एक और चित्र बनाया, ये मैंने एक अवतल दर्पण लिया है जिसमें प्रधान अक्ष XY लिए है, फोकस एफ लिए है, ध्रुव एस लिए है, और यहाँ पर क्या किए हैं, दर्पण के सामने एक वस्तु AB को खड़ा कर दिया है जिसकी ऊंचाई कितना है, h है, ठीक है। यहाँ से फिगर स्पष्ट है, फिगर पॉइंट क्लियर किया है। यहाँ से दो किरण चली है, पहला किरण ऐसे चली है जो क्या होगी, समांतर चली है, फोकस वो निकल गई, दूसरा किरण पी से चली है और वहां से टकरा कर लौट गई, दोनों किरण दूसरे यहाँ पे काटी, यहीं पे वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना, ए डैश बी डैश वस्तु का क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब इसका ऊंचाई क्या है, एच आई, इसकी क्या है ऊंचाई, बिल्कुल स्पष्ट है। इस बात को पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, लिखना होगा, इसको लिखिएगा इस प्रकार। माना कि एम एक अवतल दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष XY, ध्रुव P, फोकस F, ठीक है। अब क्या करेंगे, दर्पण के सामने वस्तु AB रखी गई है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए बच्चों, अब हम इसका प्रमाण खींच लेंगे, इसका क्या देंगे, हम आपको प्रमाण देंगे, इसका प्रमाण। बच्चों इसका हम प्रमाण देने वाले हैं, इसका प्रमाण। अब देखिए प्रमाण में कैसे हम लोग इसको साबित करेंगे, इस बात को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो फिगर बन रहा है, एक बन रहा है ए बी पी और एक है ए डैश बी डैश पी, फिगर का मतलब त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। अब दोनों त्रिभुज समरूप होगा, दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अब बात आती है कि समरूप त्रिभुज कहते हैं किसको है, तो याद रखिएगा वैसा दो त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण प्रत्येक संगत कोण के बराबर हो। अब भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तो उसे हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। अर्थात अगर हमारे पास दो त्रिभुज होगा ABC और D, दो त्रिभुज होगा और ABC का प्रत्येक कोण D के प्रत्येक कोण के बराबर होगा और संगत बराबर होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं समरूप त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पे वही स्थिति है, ABP और A डैश B डैश P, यहाँ पे दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ABP और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, क्या लिखे है, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज कैसा है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप है। इसलिए क्या हो जाएगा, समरूप जैसे है इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे जो कोण है ना, इस कोण के बराबर होता है, यह दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस कोण के सामने की भुजा AB हो गया। अब इस कोण के सामने है ये जो कोण है, इस कोण के सामने भुजा है A डैश बी डैश, ये हो गया A डैश बी डैश बराबर। अब देखिए एक यह कोण भी है, यह कोण जो होता है 2 नंबर का कोण, इस 2 नंबर के कोण के बराबर होता है। तो पहला के बराबर, दूसरा के बराबर, और ये 90 क्या होता है, इस 90 के बराबर। तो दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, प्रत्येक कोण के बराबर, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस कोण के सामने भुजा हो गया AB और इस कोण के सामने भुजा A डैश बी डैश। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 2 नंबर के सामने भुजा लेते हैं, ऊपर में देखिए 2 नंबर के सामने भुजा क्या है, AP है, क्या है AP, इसको हम PA लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 नंबर के सामने भुजा क्या है, PA डैश है, यहाँ लिखते हैं PA डैश। यहाँ पर लिखिए AB बटे A डैश बी डैश बराबर क्या हो गया, PA बटे क्या हो गया, PA डैश। अब क्या करेंगे, विभिन्न दूरियों एवं ऊंचाइयों का चिन्ह सहित संकेत लेने पर अब क्या करते हैं, विभिन्न दूरियों एवं ऊंचाइयों का चिन्ह सहित क्या लेंगे, संकेत लेंगे। चिन्ह सहित क्या लेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लोग ऐसे संकेत लेंगे। जैसे इसका संकेत लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों AB प्रधान अक्ष के ऊपर में, तो ऊपर में तो प्लस में होगा, उसका संकेत HI है, यहाँ पे लिखते हैं HO है, तो लिखेंगे HO। अब यहाँ A डैश बी डैश प्रतिबिंब क्या है, प्रधान अक्ष के नीचे है, तो प्रधान के नीचे तो ऋणात्मक और माइनस में होगा, तो माइनस में हो गया HI बराबर। अब देखिए बच्चों PA यह क्या हुआ, प्रत्यय ना वस्तु दूरी हो गया, वस्तु दूरी, यह AB क्या वस्तु था और P से दूरी लेते हैं। अब कोई भी दूरी जो होती है बच्चों वह ध्रुव से ही मापी जाती है। उसमें पीछे एक बात छूट गया था, ठीक है, याद रखिएगा कि दर्पण में कोई भी जो दूरी होती है हमेशा किससे मापी जाती है, हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ से P से A की दूरी जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो वस्तु दूरी है, याद है हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जो होगा माइनस में U हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या PA डैश
पी ए डैश क्या है, पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी देखिए यह वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब पर देख लेंगे, ठीक है। यह है वास्तविक प्रतिबिंब, कैसे प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, यह इधर से आ रहे हैं, इधर किरण आपकी किधर आ रही है, अब दूरी हम उधर माप रहे हैं, तो पी ए डैश हो गया, उल्टी दिशा में हो गया। आपको बताए थे आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरी प्लस में होती है, उसकी उल्टी दिशा मापी गई दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। तो उल्टी दिशा मापी गई दूरी है तो क्या होगा, माइनस होगा। तब है पी ए डैश क्या होगा, ये जैसे उल्टी दिशा में है तो पी है ना प्रतिबिंब दूरी हुआ, इसे भी कहेंगे और माइनस लगाएंगे। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया कि माइनस एच बटे एच आई बराबर यू बटे भी, क्या हो गया, यू बटे भी। इसको हम पलटी मार देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एच आई बटे एच यू बराबर भी बटे यू हो गया। ये माइनस उधर ले आते हैं, ये माइनस उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच आई बटे एच यू बराबर माइनस भी बटे यू। अब बच्चों आपको पता होगा, थोड़ा देर पहले आपको बताया है कि एच आई बटे एच यू क्या होता है, एम होता है। एम बराबर क्या हो गया, माइनस भी बटे यू। और इसी बात को क्या कर देना था, साबित करना था, जो बिल्कुल स्पष्ट है से साबित हो चुका है। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने यह देख रहा है, आप यह देख रहे हैं कि अब तक हम साबित किए हैं कि m बराबर माइनस भी बटे क्या होता है, u होता है, जो बिल्कुल ऐसे स्पष्ट है कि साबित हो गया। यह हुआ अवतल दर्पण में, ये किस दर्पण में हम साबित किए हैं, अवतल दर्पण में। अब हम साबित करने जा रहे हैं उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो यह तो था अवतल दर्पण की कहानी, अब है उत्तल दर्पण की कहानी। उसमें हम यह सही बात को फिर से साबित करेंगे और सूत्र यही साबित होगा, m बराबर माइनस भी बटे यू। आगे हम बता दिए थे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में साबित तो यही करना है। तो अवतल में हम साबित किए हैं m बराबर माइनस भी बटे यू। अब हम साबित करने जा रहे हैं उत्तल दर्पण, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण में कैसे साबित होगा, बच्चों साबित क्या है, दूसरा उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में आवर्धन सूत्र को साबित करें। तो यही सूत्र यही होगा, सिर्फ दर्पण चेंज है, उत्तल दर्पण। देखिए बच्चों यह हुआ उत्तल दर्पण, इसका नाम देते हैं एम एन। यह हो गया प्रधान अक्ष एक्स वाई, यह हो गया फोकस एक। दर्पण के अंदर से डेंट करेंगे तब ना बाहर होता है परावर्तक सतह, ये हो गया गोली दर्पण। दर्पण के सामने वस्तु ए बी को रखे हैं, ए बी से दो किरण चलेगी, पहला किरण चलेगी पहला के समांतर, जो ऐसे लगेगा फोकस होकर निकलेगी, इससे ऊपर निकलेगा फोकस होकर, यह ऊपर की ओर चली जाएगी, ऐसे गए ऐसे निकलेगी। दूसरा जो किरण होगी वो आएगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जितना कोर्स आएगा उतनी कोर्स से नीचे की क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। जब इसको पीछे के बढ़ाएंगे तो दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पे काट करेंगे, यहाँ पर जहाँ पे कट करेंगे वहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यह हो गया ए बी वस्तु हो गया, उसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। आप देख भी रहे हैं, आपको पीछे भी बताए थे कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक बनता है, और इसे ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है। ये हो गया ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। इसी दो त्रिभुज पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो पहले लैंग्वेज लिख लीजिए। माना कि एम एन एक उत्तल दर्पण है, माना कि एम एन एक क्या उत्तल दर्पण है, जिसमें प्रधान अक्ष एक्स वाई है, फोकस एक है और ध्रुव क्या है, पी। दर्पण के सामने वस्तु ए बी रखी गई है, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है, जो हो गया लैंग्वेज लिख लीजिएगा। अब है बच्चों यहाँ से प्रमाण, क्या सीखेंगे हम लोग, प्रमाण। देखिए प्रमाण कैसे साबित करेंगे, आपको बता दिए थे कि तुरंत देखिए अवतल दर्पण में देखे थे आप कि वहां भी दो त्रिभुज लिए थे और यहाँ भी क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। तो वो दोनों त्रिभुज कौन कौन लेंगे, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों त्रिभुज समरूप लिखते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी क्या है, समरूप। ये दोनों त्रिभुज कैसा हुआ, समरूप है। समरूप है तो आपको बता चुके हैं कि तीनों की संगत कोण के बराबर होगा। यहाँ पे 90 की 90 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ जब कोण है ना, यह कोण दिख रहा है, ये दो नंबर कोण जो है इस दो नंबर कोण के बराबर होगा। और यह जो कोण है, यह जो कोण है इस कोण के बराबर है, और यह कोण इस कोण के बराबर है। इसका मतलब यह कोण क्या हो गया, इस कोण के बराबर हो गया। देखिए
यह आपतन या परावर्तन के बराबर है, और यह है ना ये कोण इसके बराबर है, इसके सामने यह है, सभी में कोण है, इसलिए यह कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आई 2 नंबर के बराबर होते करें, ये 90 के बराबर होगा, और दो कोण बराबर होते, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, अब जैसे समरूप होगा इसका मतलब है कि आप देखिए यहाँ पर 1 नंबर के सामने भैया कौन है, ए बी है, इसका मतलब है कि ए बी बटे, और इसमें इस त्रिभुज में 1 नंबर के सामने कौन है, ए डैश बी डैश है, इसका मतलब हो गया ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए इस त्रिभुज में 2 नंबर के सामने कौन है, तो पी ए है, ये हो जाएगा पी ए। ऐसे देखिए 2 नंबर के सामने कौन हो जाएगा, पी ए डैश है, ये हो जाएगा पी ए डैश, यह क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। जैसे दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इतना है उसकी भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, तो ए बी बटे ए डैश पी डैश क्या हो जाएगा, पी ए बटे पी ए डैश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, विभिन्न दूरियों एवं ऊंचाइयों का, विभिन्न दूरियों एवं ऊंचाइयों का चिन्ह सहित संकेत ले लेंगे, चिन्ह सहित संकेत लेने पर। देखिए चिन्ह सहित संकेत लेंगे तो क्या होगा, जैसे चिन्ह सहित संकेत लेंगे तो ए बी क्या है, वस्तु है। अब वस्तु क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई कौन, एच के है ना, एच नोट के द्वारा बोलते हैं, जो प्रधान अक्ष के ऊपर है तो एच नोट। अब यहाँ हो गया ए डैश पी डैश क्या, प्रतिबिंब है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बोलता है, एच जो है ना, आई बोलते हैं, प्रधान अक्ष के ऊपर है, इसलिए दोनों क्या हो गया, प्लस में। उसके बाद पी ए डैश देखिए ये वस्तु दूरी है, अब वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो माइनस में यू हो गया। उसके बाद पी ए डैश है, तो देखिए पी वहाँ पी ए था, तो पी हो गया पी ए डैश है, पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी है, देख लीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब है। अब आपको हम बता चुके हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, प्लस में होता है, ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब इसको पलटी मार देते हैं, पलटी मारेंगे तो क्या होगा, एच आई बटे एच बराबर माइनस भी बटे क्या हो जाएगा, थोड़ा देर पहले आपको बता चुके हैं यात्रा का मान क्या होता है, एम होता है, इसलिए एम बराबर माइनस भी बटे क्या हो गया, इस बात को क्या करना था, साबित करना था, जो एकदम स्पष्ट रूप से साबित हो चुका है। तो आपने क्या देखा, उत्तर दर्पण में अभी हम साबित किए हैं कि एम बराबर माइनस बी बटे यू होता है, और इससे पहले जस्ट थोड़ा पहले साबित किए हैं, उत्तर दर्पण में भी यही साबित किए हैं कि एम बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे यू होता है। तो याद रखिए बच्चों, अगर आपसे आवर्धन पूछा गया, चाहे अवतल दर्पण में सूत्र साबित करने के लिए कहेगा, चाहे उत्तर दर्पण में सूत्र साबित करने के लिए कहेगा, आज के इस वीडियो से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि वह कैसे साबित होता है। आशा करते हैं आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखे होइएगा तो आपको 100% समझ में आया होगा कि आवर्धन क्या होता है, अवतल दर्पण आवर्धन सूत्र कैसे साबित किया जाता है, उत्तल दर्पण आवर्धन सूत्र कैसे साबित किया जाता है। इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में बताया गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको है ना ये वीडियो काफी अच्छा लगा, ऐसे हम लोग ऐसे उम्मीद लगाते हैं। अगर आपने शुरू से देखा होगा तो स्पष्ट रूप से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।